आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मूंग, यानी मूंग की उत्पादन तकनीकी। तो आज आप पढ़ेंगे मूंग की उत्पादन तकनीक के बारे में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मूंग के बारे में। ठीक है, तो मूंग के बारे में अगर दलहन फसल में हम मूंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है वो मूंग की फसल में पाई जाती है, यानी 24 से लेकर 26% तक इसमें प्रोटीन पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है वो कम समय में तैयार होने वाली एक महत्वपूर्ण दलहन है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं मूंग की फसल के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका यहाँ पर डबल ओ होना चाहिए। ठीक है, मूंग की अगर बात करें, मूंग बीन प्रोडक्शन की बात करें अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग का जो साइंटिफिक नेम होता है, मूंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 24 होता है। ऑरिजिन प्लेस जो इसका है, ऑरिजिन प्लेस वो है इंडिया है, इंडिया है। इसकी जो है इसकी जो फैमिली है लेग्यूमिनेसी है। इसकी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रीन ग्राम और गोल्डन ग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये जो है वो मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो अगर हम मूंग की बात करें छात्रों, तो मूंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है विग्ना रेडिएटा होता है और इसका साइंटिफिक नेम विग्ना रेडिएटा। इसका जो क्रोमोसोम नंबर 24, इसका जो ऑरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है। इसे ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम से नाम जाता है। यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन लगभग 24 से 36% पाया जाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसे पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स होता है जो कि जो है तो इस मूंग बीन में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके कुछ अन्य फैक्ट हैं। ठीक है, भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। ठीक है, मूंग जो है वो भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। इसे भारत में ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह कम अवधि यानी 60 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? कैच क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, कैच क्रॉप। ठीक है, यानी कि कम अवधि में ये फसल तैयार हो जाती है, इसीलिए इसे कैच क्रॉप से नाम से भी जाना जाता है। अगर मुख्य फसल, कैच क्रॉप क्या होती है? अगर मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो हम जो है जो कम अवधि में तैयार होने वाली फसलें हैं उसको उगा सकते हैं, जिसमें मूंग की बात आती है। ठीक है, तो जो किसानों को कम समय में अच्छा उत्पादन एवं लाभ प्रदान करती है, मूंग के दानों को लगभग
24 से 36% जो है वो प्रोटीन होती है, 55 से 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पर्याप्त मात्रा में खनिज एवं विटामिन पाए जाते हैं। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत पौष्टिक होती है। ठीक है, तो ये जो है मानव स्वास्थ्य के लिए पोषण की दृष्टिकोण से अंदर अत्यंत जो है वो पौष्टिक आहार होता है, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मूंग की फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, तो ये जो है भूमि की उर्वरता को देखते हुए भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जैसे कि जो है वो कि जैसे कि इसकी जड़ों में जो है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण ही है। इसके अलावा अगर हम जो है भूमि के स्वास्थ्य की बात करें तो मृदा के स्वास्थ्य को भी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सबसे अच्छा है कि ये कम समय में जो है वो तैयार हो जाती है, इसलिए जो है वो ये अच्छा उत्पादन देती है कम समय में, तो किसानों के लिए भी लाभप्रद होती है। ठीक है, भारत में मूंग की खेती खरीफ, रबी, कुछ क्षेत्रों में जायद तीनों मौसम में की जाती है। उन्नतशील उत्पादन तकनीकों को अपनाकर किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकता है। तो भारत में लगभग तीनों मौसम में, ठीक है, रबी खरीफ जायद तीनों मौसम में लगभग इसकी खेती जो है भारत में की जाती है। इसकी अगर सही तकनीक से हम खेती करें तो किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, बात करें जो है वो अगर इसके क्लाइमेटिक कंडीशन की, ठीक है, जलवायु की अगर बात की जाए तो मूंग गर्म एवं शुष्क जलवायु की फसल है। किस प्रकार की फसल है? गर्म एवं शुष्क जलवायु की फसल है। इसके लिए 25 से 35 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अंकुरण के समय 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम रहता है। अधिक वर्षा एवं जल भराव फसल के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो तापमान की बात करें तो इसके ग्रोइंग के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बेस्ट होता है। बात करें अगर हम इसके जर्मिनेशन की तो उस समय 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, वो उपयुक्त रहता है। और अधिक जहां वर्षा होती है और जहां पर अधिक वर्षा होती है और जलभराव की कंडीशन होती है वहां पर ये जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, वहां पर सुगमता से इसकी खेती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जल भराव की जो स्थिति होती है वो इसके लिए जो है वो हानिकारक होती है। ठीक है, और पकने के समय साफ एवं शुष्क मौसम अच्छी गुणवत्ता के दाने प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो पकते समय साफ शुष्क मौसम जो है वो इसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, अब भूमि की बात करें। ठीक है, अगर हम भूमि की बात करें कि भूमि किस प्रकार की होती है तो मूंग की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छी जल निकास वाली दोमट अथवा बलुई दोमट भूमि जो होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। तो भूमि की खेती मूंग की खेती लगभग सभी प्रकार के मृदाओं में की जाती है, लेकिन जो है अच्छी जल निकास वाली अगर मृदा है, बलुई दोमट मृदा है, तो वो इसके लिए जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, भूमि का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। जहां पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है वहां पर इसकी खेती जो है वो नहीं की जाती है। पर्याप्त मात्रा में जहां जल निकास वाली स्थिति होती है, मतलब वर्षा जल के पर्याप्त निकास की व्यवस्था जहां पर होती है वहां पर इसकी खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इससे जड़ गलन अन्य रोगों का प्रकोप जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर जो है अगर जल भराव की कंडीशन है तो इसमें जो है वो कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। उन्नत किस्मों की अगर बात की जाए, इंप्रूव्ड वैरायटीज की, तो क्षेत्र एवं मौसम के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। प्रमुख किस्में कई सारी हैं, जैसे कि पूसा विशाल, पूसा 9531, तो ये सारी जो है वो महत्वपूर्ण वैरायटीज हैं। सम्राट है, IPM 23 है, IPM 214 है। ठीक है, SML 668 प्रजाति है। नरेंद्र मुख 1 है, विराट है, SUM 16 है,
मालवीय जनप्रिय है। ठीक है, तो ये किस्में अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा बेहतर दाना गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये महत्वपूर्ण किस्में हैं जिसको हम आसानी से जो है वो लेकर के उगा सकते हैं। खेत की तैयारी की अगर बात की जाए, फील्ड प्रिपरेशन की, तो मूंग की अच्छी पैदावार के लिए खेत की उचित तैयारी करना आवश्यक होता है। ठीक है, मूंग की अच्छी पैदावार के लिए खेत जब अच्छी तरह से तैयार रखेंगे तभी उसका उत्पादन अच्छा प्राप्त हो पाएगा। तो एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। ठीक है, पहली जो जुताई की जाती है वो गहरी जो है वो मतलब एमबीपी प्लाऊ से की जानी चाहिए। ठीक है, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से पहली जुताई जो है वो मतलब गहरी जुताई जो है वो की जानी चाहिए। इसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को क्या करना चाहिए, भुरभुरा कर लेना चाहिए। 2-3 बार जो है वो हैरो या फिर कल्टीवेटर चला करके मिट्टी को क्या करना चाहिए, भुरभुरा बना लेना चाहिए। अंतिम जुताई के समय क्या करना चाहिए, पाटा खेत में लगा करके उसे समतल कर देना चाहिए। ठीक है, खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। तो खेत में जल निकास की पर्याप्त मात्रा में जो है वो व्यवस्था रखना चाहिए। तो पहली जुताई वो गहरी जुताई जो है वो एमबीपी प्लाऊ से करना चाहिए। उसके बाद फिर लगभग एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर इसके 2-3 बार उसे हैरो कल्टीवेटर से करनी चाहिए जिससे कि जो है वो बड़े ढेले जो है वो टूट जाए। ठीक है, उसके बाद समतल करके बीजों की बुआई जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है, और खेत को ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे कि वर्षा हो, अगर बरसात हो जाए तो पानी अच्छी तरह से निकल जाए, यानी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खेत में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम टाइम ऑफ सोइंग की बात की जाए तो खरीफ मूंग की बात करें, जो खरीफ सीजन में जो मूंग की खेती की जाती है तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक। कब बुआई की जाती है, जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो है खरीफ मूंग की बुआई जो है वो की जाती है। ठीक है, जायद मूंग की बात करें जो समर ग्रीन ग्राम होती है वो जो है मार्च के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जो है वो उसकी खेती की जाती है। मतलब कि मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जायद मूंग की बुआई की जाती है। ठीक है, और रबी मूंग की बात करें, ठीक है, साउथ रबी मूंग की अगर बात की जाए तो अक्टूबर से नवंबर तक, रबी मूंग से बुआई की जाए तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जो है वो ये जो है बोई जाती है। समय पर बुआई करने से अधिक उत्पादन क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर समय पर हम बुआई करते हैं तो उत्पादन क्या होता है, अच्छा प्राप्त होता है। बीज की मात्रा की अगर बात करें, सीड क्वालिटी की, तो खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बीज की मात्रा की बात करें तो खरीफ में कितना, 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, और जायद में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीड की आवश्यकता होती है। बीज स्वास्थ्य प्रमाणित अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। ठीक है, तो बीज अच्छा हो, प्रमाणित हो और अच्छे अंकुरण क्षमता वाला जो है वो होना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो बीज उपचार करने से रोग एवं कीटों से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, जो है बीज उपचार करने से क्या फायदा होता है, तमाम प्रकार के जो बीज जनित हैं, ठीक है, जो बीज जनित रोग हैं या फिर जो है वो सीड बॉर्न डिजीजेज हैं या फिर मृदा जो है सॉइल बॉर्न डिजीजेज हैं, उससे जो है वो फसल की बचत होती है। इसलिए तमाम प्रकार के जो रसायन हैं जैसे कार्बेंडाजिम, थायरम आदि से जो है बीज को, या फिर राइजोबियम कल्चर से बीज को शोधित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीज को शोधित करने का क्या फायदा होता है कि राइजोबियम जो है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उसकी मात्रा जो है जड़ों में बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है बीजोपचार करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने बता दिया। जैव उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है, नाइट्रोजन की उर्वरता बढ़ती है तथा उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हम बात करें सोइंग मेथड की, बुआई की विधियों का, तो जो है मूंग के लिए जो बुआई की विधि है वो जो है कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, 30 से 45 सेंटीमीटर,
और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो रखी जाती है। बुआई की गहराई जो होती है वो 3 से 5 सेंटीमीटर जो है वो रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी बुआई करना चाहिए। बुआई के लिए सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना सर्वोत्तम माना जाता है। मतलब कि जो सीड ड्रिल से जो बुआई की जाती है उससे क्या होता है, वो जो है वो उससे बुआई करना क्या है कि अच्छा माना जाता है। उससे क्या होता है कि जो बीज हैं वो एक निश्चित दूरी पर जो है वो गिरते हैं। ठीक है, और निश्चित दूरी पर उनका अंकुरण जो है वो होता है। ठीक है, क्योंकि इससे समान दूरी एवं उचित पौध संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, समान दूरी और उचित पौध संख्या इससे क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, उर्वरक प्रबंधन की, तो यद्यपि मूंग जो है दलहनी फसल है, फिर भी प्रारंभिक वृद्धि के लिए कुछ मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है कि दलहनी फसल है, ये तो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, नाइट्रोजन की इसमें कमी नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी जो है मृदा की गुणवत्ता के आधार पर कुछ मात्रा में से जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक मानव पोषक तत्व की बात करें तो लगभग 20 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, और फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा जो है वो पोटास की मात्रा 20 किलोग्राम जो है वो प्रति हेक्टेयर यदि आवश्यक होता है तब दी जाती है। ठीक है, तो फिर से देख लें, नाइट्रोजन जो है वो 20 किलोग्राम और फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और आवश्यकता अनुसार 20 किलोग्राम पोटाश जो है वो देना चाहिए। ठीक है, गंधक अगर आवश्यकता हो तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से गंधक जो है वो देना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 5 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय जो है वो मिलाना चाहिए। ठीक है, तो खेत की तैयारी की जब हम खेत की तैयारी करते हैं यानी जब गहरी जुताई करते हैं उसी समय हमें 5 से 10 कुंटल जो है वो जो FYM है, फॉर्म यार्न मैनोर है, कंपोस्ट है, उसको जो है वो मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना चाहिए। अब बात करेंगे इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो खरीफ जो है मूंग सामान्यतः वर्षा पर आधारित होती है। ठीक है, तो जो खरीफ मूंग होती है वो रेनफेड मतलब कि वर्षा आधारित होती है, रेनफेड एग्रीकल्चर होती है, तो वैसे बरसात होती रहती है, सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जायद मूंग में 3 से 5 सिंचाइयाँ क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। तो जायद मूंग जो है जो कि आपके जो है फरवरी लास्ट और मार्च में होती है, तो उसमें जो है वो सिंचाई की आवश्यकता होती है। अंकुरण के समय बात करें तो अंकुरण के समय शाखा बनते समय, फूल आने पर, फली बनते समय, तो ये सारी जो है इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। जिस क्रांतिक अवस्थाओं में CRI स्टेज में सिंचाई यानी पानी की कमी होने से उत्पादन जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो अंकुरण के समय यानी कि जर्मिनेशन टाइम में जो है वो पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। शाखा बनते समय टिलरिंग स्टेज में, इसके अलावा फूल आते समय फ्लावरिंग स्टेज में, और फली बनते समय यानी कि पॉड फॉर्मेशन स्टेज में। तो इस अवस्था में सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता जो है वो होती है। इस अवस्था में पानी की कमी खेत में नहीं होनी चाहिए। फूल एवं फली बनते समय अवस्था पर नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि अधिक सिंचाई से बचे। ठीक है, तो फूल और फ्लावरिंग स्टेज और पॉड फॉर्मेशन स्टेज में अगर सिंचाई की यानी कि पानी कमी होती है तो फिर उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस अवस्था में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं इसके मूंग की। अगर हम बात करें छात्रों वीड कंट्रोल की, खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार उत्पादन को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें खरपतवार जो है वीड का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर खरपतवार हम सही से इसमें नहीं निकालते हैं तो फिर उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो खरपतवार को सही अवस्था पर जो है वो निकालना आवश्यक है। अगर खरपतवार को हम जो है वो सही रूप से नहीं निकालते हैं तो 30 से 40%, कभी कभी 60 से 80% तक भी नुकसान जो है वो हो जाता है। ठीक है, नियंत्रण के उपाय की बात करें तो बुआई के समय 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना चाहिए। आवश्यकता होने पर 35 से 40 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करना चाहिए। ठीक है,
और रासायनिक नियंत्रण हो पेंडामेथिलीन का उपयोग बुआई के तुरंत बाद करना चाहिए। ठीक है, अगर हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो पेंडामेथिलीन का बीज की बुआई करने के बाद और अंकुरण के पहले जो है वो पेंडामेथिलीन हर्बिसाइड्स का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब प्रमुख कीट की और रोग की बात की जाए तो सबसे पहले हम प्रमुख कीट इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, मेजर पेस्ट एंड देयर कंट्रोल की बात करें तो जैसे कि व्हाइट फ्लाई, ठीक है, सफेद मक्खी जो है तो यह पत्तियों का रस चूसती है और तथा पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही खतरनाक जो है वो जो है कीट होता है जिसे हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, बेमिसिया टैबासी। ये जो है फलों के ये फूलों का रस को चूसती है, पत्तियों के रस को चूसती है, यानी कि पौधे के कोमल भागों का रस चूसती है और कई प्रकार की बीमारियों को कॉज करती है, जैसे कि पीला मोज़ेक डिजीज जो होता है, पीला मोज़ेक डिजीज, येलो मोज़ेक डिजीज जो है वो बहुत ही हार्मफुल डिजीज होता है, इसको फैलाने काम करती है अनहेल्दी टू हेल्दी प्लांट में। ठीक है, अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में रोगों का हस्तांतरण करने का काम ये करती है। ठीक है, कंट्रोल की बात करें तो जैसे कि एलो ट्रैप का प्रयोग करें। ठीक है, एलो ट्रैप का प्रयोग करें तो एलो ट्रैप का इसके कंट्रोल के लिए प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीटनाशी, ठीक है, अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता होने पर क्या करना चाहिए, अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव जो है वो करना चाहिए। एफिड्स की बात करें, माहू की, तो एफिड या पौधों का रस चूसकर वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। एफिड्स की बात करें या पौधों को रस चूस करके वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। कंट्रोल की बात करें तो समय पर निगरानी करना चाहिए और अनुशंसित कीटनाशी का प्रयोग करें। तो एफिड्स के लिए भी जो है वो एलो ट्रैप्स का प्रयोग जो है वो करना आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो इसको नियंत्रण करना चाहिए। कई प्रकार की बीमारियों को भी जो है अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में जो है ट्रांसमिट करता है। फली भेदक की बात करें, पॉड बोरर की, तो यह फलियों में छेद कर दानों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो है जो पॉड बोरर है, ठीक है, जो पॉड बोरर है ये पतले इसके जो फीमेल है वो जो है पत्तियों पर एग लेइंग करती है और उसके बाद उससे लार्वी निकल करके पॉड में जाते हैं और पॉड को जो है वो पॉड के अंदर जब बीज बनता है तो उसे पूरी तरह से खा देते हैं और खोखला कर देते हैं, इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसके लिए जो है बिवेरिया या विटिकल्चर का इसमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि इसको नियंत्रित कर सके और आवश्यकतानुसार जो है वो फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इसके जो इसके एडल्ट्स हैं वो जो है फेरोमोन ट्रैप्स के माध्यम से अट्रैक्ट होकर उन्हें मार सके। तो इस प्रकार से ये जो है इसका कंट्रोल जो है वो किया जाता है। अब बात करें मेजर डिजीज एंड कंट्रोल की बात की जाए, मेजर डिजीज एंड कंट्रोल की, तो पीला मोज़ेक रोग, येलो मोज़ेक डिजीज, ठीक है, पीला मोज़ेक रोग यह मूंग का सबसे गंभीर विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये क्या है, येलो मोज़ेक डिजीज जो है वो ये मूंग का सबसे जो है वो विषाणु जनित, ठीक है, विषाणु जनित मतलब कि वायरस डिजीज है, तो सबसे प्रमुख वायरस डिजीज है येलो मोज़ेक डिजीज। ठीक है, सिम्टम्स की बात की जाए तो पत्तियां क्या करती हैं, पीली पड़ जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं, पौधे क्या करते हैं, छोटे रह जाते हैं, उपज में क्या होता है, भारी कमी आती है। ये इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। अगर कंट्रोल की बात करें तो रोग रोधी किस्में इसके लिए उगाना चाहिए, सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना चाहिए और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार से इसका कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें, पाउडरी मिल्ड्यू तो पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ क्या होता है, दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पत्तियों पर क्या होता है, सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जो है वो दिखाई देता है। इसके कंट्रोल की बात की जाए तो रोग दिखाई देने पर अनुशंसित फंजीसाइड का छिड़काव जो है वो करना चाहिए। ठीक है, लीफ स्पॉट डिजीज की बात करें तो पत्तियों पर भूरे धब्बे क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, और इसका कंट्रोल की बात करें इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। कई प्रकार के जो कार्बेंडाजिम, थायरम, इससे बीजों को जो है वो उपचारित करके ही जो है बोना चाहिए।
ठीक है। आवश्यकतानुसार कई सारे फंजीसाइड्स हैं, जैसे कि आपके जो है डाइथेन 45 हो गया, कार्बेंडाजिम, इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इस प्रकार से इन जो है वो रोगों से फसलों को बचाया जा सकता है। फसल की कटाई की बात करें, हार्वेस्टिंग की, तो फसल की कटाई की अगर बात करें तो जब लगभग 80 से 85% फलियां जो होती हैं, ठीक है, 80 से 85% जो पॉट्स होती हैं वो भूरे रंग की हो जाएं तब कटाई करनी चाहिए। अधिक देरी से कटाई करने पर क्या होती हैं, फलियां जो है वो फट कर दाने जो है वो झड़ सकते हैं। और कटाई के बाद पौधों को 3 से 4 दिन में सुखाना चाहिए, ठीक है। लगभग 80 से 85% जो फलियां हैं वो जब पक जाएं, पूरी तरह से काली पड़ जाएं, ठीक है, तब उनकी जो है वो काली या भूरे पड़ जाएं तो फिर उनको जो है वो काट करके कटाई करना चाहिए और उनके दानों को झाड़ करके अलग करना चाहिए। और पौधों को जो है वो लगभग 3 से 4 दिन तक सुखाना चाहिए, जिससे कि उनकी फलियां पौधों से अलग हो जाएं। इस प्रकार से करना चाहिए और उसकी मड़ाई करना चाहिए। दानों की अच्छी तरह से सुखा करके 10 से 12% नमी तक लाना चाहिए, ठीक है। मड़ाई के बाद दानों को 10 से 12% जब तक नमी ना आ जाए तब तक उसे अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, ठीक है। और भंडारण की बात करें तो भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। दानों में लगभग 10 से 12% नमी जब रह जाए तभी इन्हें जो है वो भंडारित करना चाहिए, ठीक है। साफ एवं सूखे बोरों में रखना चाहिए, उसे भर करके साफ या सूखे बोरों में रखना चाहिए जहां पर मॉइस्चर ना हो, ठीक है। इसके अलावा जहां पर उसे भंडारित करते हैं वहां चूहे वगैरह का प्रकोप ना हो, उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए। और हो सके तो स्टील के ड्रम में जो है वाटर प्रूफ एरिया में उसे जो है स्टोर करना चाहिए। तो ये जो है विशेष ये सब ध्यान देना चाहिए। गोदाम में क्या करना चाहिए, कीट की नियंत्रण की उचित व्यवस्था रखें, समय में भंडारित दानों का निरीक्षण जो है करते रहें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो कई प्रकार के कीट के लगने के प्रकोप ज़्यादा होते हैं बीमारियों के, तो दानों को अच्छी तरह से सुखा करके साफ सुथरी जगह पर जहाँ कीट मुक्त क्षेत्र हो वहाँ पर इसे भंडारित करना चाहिए, ठीक है। यील्ड की बात की जाए, अगर उत्पादन की बात करें तो उन्नत तकनीक अपनाने पर खरीफ मूंग जो है 10 से 15 कुंटल, ठीक है, खरीफ जो है वो खरीफ सीजन में 10 से 15 कुंटल उत्पादन प्राप्त होता है और जायद मूंग का लगभग 12 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों एवं वैज्ञानिक प्रबंधन से इससे अधिक भी उपज प्राप्त की जा सकती है। ये एक एवरेज यील्ड है, अगर सही जो है अनुकूल परिस्थितियां रही, सारी कंडीशंस अच्छी रही, ठीक है, और उन्नत तरीके से अगर हम इसकी खेती करते हैं तो इससे ज़्यादा भी उत्पादन जो है वो प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आर्थिक महत्व की बात की जाए, अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो मूंग जो है वो किसानों के लिए बहुत ही जो है लाभ प्रदान करने वाली फसल है, जो कि कम समय में तैयार हो जाती है और किसानों को अच्छा मूल्य भी बाजारों से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह कम अवधि में तैयार हो सकती है, मतलब कि यह कम समय में तैयार हो सकती है। सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता है वो कम होती है, ठीक है। दलहनी फसल होने के कारण इसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, बाजार में इसकी अच्छी मांग एवं उचित मूल्य मिलता है। फसल चक्र में शामिल करने से अगली फसल की उत्पादन भी बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मूंग की फसल है वो कम समय में तैयार हो जाती है, किसानों को अच्छा मुनाफा देती है और साथ ही साथ क्या है कि ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है मृदा में, तो किसानों की जो है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करती है, ठीक है, और कम समय में तैयार होती है, बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये अच्छी मांग है, मतलब बाजार में इसकी अच्छी मांग है, अच्छा मूल्य है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, पोषण की दृष्टिकोण से और मृदा की फर्टिलिटी के दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से मूंग एक बहुत ही अच्छी फसल है जिसे किसानों को अपने क्रॉप रोटेशन में शामिल करना चाहिए। यानी किसान जो है वो धान मूंग का जो इनका क्रॉप, धान गेहूं और धान का जो क्रॉप रोटेशन है उसके बीच में जो खाली जो है टाइम बचता है उसमें हम मूंग की खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा आर्थिक लाभ भी, मुनाफा भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम किसानों को सलाह देते हैं कि अपने
क्रॉप रोटेशन में यानी गेहूं धान के बीच में मूंग को आसानी से आप जो है वो उगा सकते हैं, ठीक है, और उगाना भी चाहिए। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ आप फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आज की क्लास का जो PDF है वो हमारे एक RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।